हेलो एवरीवन, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र चौहान और आप देख रहे हैं आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको कक्षा 9वीं के गणित पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रत्येक अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदु और प्रश्नावलीवार सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। इसके अलावा वार्षिक परीक्षा या अर्धवार्षिक परीक्षा के समय पर आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके भी आपको वीडियो लगातार मिलेंगे, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। प्रत्येक वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं का दूसरा भाग करेंगे। इससे पहले हमने भाग फर्स्ट में संख्या पद्धति से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की संख्याएं, संख्या रेखा पर उन संख्याओं को प्रदर्शित करना, ऐसी कुछ बातें हमने सीख ली थी। इसी कारणवश से आपने अगर पार्ट 1 मिस कर दिया है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं और हमारा पार्ट 2 जो है वो स्टार्ट होता है दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं से। दो परिमेय संख्याएं हैं, उनके मध्य कितनी परिमेय संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं, उनको ज्ञात करने का प्रोसेस क्या है वो आपको सीखना है। तो देखिए बच्चों, दो परिमेय संख्याओं के मध्य बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो याद रखना, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं होती है। असंख्य यानी कि अनंत अनंत परिमेय संख्याएं होती है। और इसका पहला पॉइंट है, जब दो परिमेय संख्याओं के मध्य केवल एक संख्या ज्ञात करनी हो। हमें दो परिमेय संख्याएं दे रखी है और हमें केवल एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, तो दोनों संख्याओं का मध्यमान ज्ञात करते हैं। तो उस स्थिति में हमें क्या करना होता है, दोनों संख्याओं का मध्यमान ज्ञात करना होता है। और मध्यमान ज्ञात करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। देखो, हमारे पास एक संख्या है परिमेय संख्या a और दूसरी संख्या है b। ए व बी के बीच एक अगर हमने संख्या निकालनी है तो क्या होगा, इसका आंसर a प्लस बी बटा 2। मध्यमान निकालने का तरीका यही होता है, दोनों संख्याओं का जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए बस। जब हमें एक ही संख्या निकालनी है, जैसे 5 और 6 के बीच में एक संख्या निकालनी है, तो 5 और 6 का जोड़ करके 2 से भाग देना होता है। अब हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। देखो, 3 व 4 के मध्य एक संख्या हमने निकालनी है। 3 व 4 के मध्य एक परिमेय संख्या, तो क्या करेंगे, 3 प्लस 4 बटा में 2, 3 और 4 हो गए 7, 7 बटा 2। या तो आप इसी को आंसर मान लीजिए या फिर आप आगे इसका पॉइंटों में या दशमलव में आंसर लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट है हमारा, जब दो परिमेय संख्याओं के मध्य n परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो। जब दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्या निकालनी है, n यानी कि काफी सारी संख्याएं हैं, 5, 7, 8, 10, जितनी भी संख्याएं निकालनी हो, एक से अधिक संख्याएं निकालनी हो, दो संख्याएं निकालनी है तब भी ये फार्मूला काम में आएगा। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, जब दो परिमेय संख्याओं के मध्य n परिमेय संख्याएं निकालनी हो तब आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। शर्त यह है कि हर समान हो व अंश में एक का अंतर हो। ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि हर तो है वो समान होना चाहिए, बटे में एक जैसी संख्या होनी चाहिए, और जो अंश है उसमें एक का अंतर होना चाहिए। ये चीज आपने नोट करनी है, ठीक है। तब उसके लिए आप क्या करोगे, दोनों परिमेय संख्याओं के अंश व हर के साथ n+1 का गुणा करने पर अभिष्ट संख्याएं प्राप्त हो जाती है। ये बात याद रखना, दोनों परिमेय संख्याओं के अंश व हर के साथ n+1 का गुणा करने पर अभिष्ट संख्याएं प्राप्त हो जाती है। उदाहरण करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपको 5 संख्याएं ज्ञात करनी है, दो संख्याएं हैं उनके मध्य 5 संख्याएं ज्ञात करनी है, तो आपको 5 + 1 6 का गुणा ऊपर नीचे करना है अंश और हर के साथ, प्रत्येक संख्या के साथ। उदाहरण से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, हमने एक उदाहरण लिया है, 1/5 और 2/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। यहां पर हमें दो संख्याएं कौन सी दे रखी है, 1/5 और 2/5, तो इनके हर समान हैं। हर क्या है, एक जैसे हैं, 5 और 5, और जो अंश है उनमें के बीच में भी एक का अंतर है, एक के जस्ट बाद 2 आता है। तो ये अंतर भी देखना है और नीचे वाला मान भी देखना है, ये होना चाहिए, जरूरी है। अगर ऐसा है कि हर समान नहीं है तो आपको हर समान करने पड़ेंगे, फिर ये सवाल हो पाएगा। अब इस सवाल को हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा तरीका क्या है, हमने n का मान, देखो n कितना है, 5 है, क्योंकि 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो n का मान हो गया 5। तो इससे n+1 का मान कितना आएगा, 5 + 1 यानी 6 आ जाएगा। n+1 यानी 6 का आ जाएगा वैल्यू इसका, n+1 का मान। अब हमें ये वाली जो संख्या है और ये वाली संख्या, इनके ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई करना है। तो पहली संख्या हमने लिख ली 1/5। अब इसके साथ क्या करेंगे, 1/5 के साथ गुणा करेंगे, किसका, 6 का। और कहाँ गुणा करेंगे, अंश ऊपर और हर नीचे, दोनों साइड करेंगे। तो 6/6 लिख दिया, ऊपर भी 6 नीचे भी 6।
अब इनका गुणा करके आंसर लिखेंगे तो क्या आएगा, 6 एकम 6, 6 5 30, तो ये बन जाएगा 6/30। ये पहली संख्या के साथ किया। सेम प्रोसेस अब हमें दूसरी संख्या के साथ भी करना है। हमें 2/5 में क्या करना पड़ेगा, 2/5 के साथ भी गुणा करना है अंश और हर, दो यानी 2 और 5 के साथ 6/6 का, ऊपर भी 6 नीचे भी 6, तो ये 2 छिके 12 और 5 छिके 30, तो इसका उत्तर आ जाएगा 12/30। अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप देखो हमने जो आंसर निकाला है ये तो है 6/30 और ये है 12/30, तो 6 के और 12 के बीच में वो 5 संख्याएं आपको मिल जाएगी। 6/30 है तो इसके बाद 7/30, 8/30, 9/30, 10/30, 11/30, सबके बटा में 30 होगा। ऊपर 6 और 12 के बीच वाले नंबर आपको लेने हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या बन जाएगा, फिर हमारे पास अभिष्ट परिमेय संख्याएं कौन सी आएगी, एक तो आएगी 7/30, दूसरी आएगी 8/30, फिर 9/30, फिर 10/30 और आखिरी संख्या 11/30। तो इस तरह से हमें 5 संख्याएं इसमें प्राप्त हो जाएगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार बच्चों आपको ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके चैप्टर नंबर 1 में इससे संबंधित काफी सारे प्रश्न हैं, तो इसका समझने हैं हमने। सबसे पहले दशमलव प्रसार होता क्या है, उसके 2 प्रकार होते हैं। दशमलव प्रसार वैसे तो आपको पता ही है, जब बटे वाली संख्या होती है उसमें भाग की संक्रिया करते हैं तो पॉइंटों में उत्तर आता है, और वो पॉइंटों में जो आंसर आता है ना उसी को ही क्या बोलते हैं, दशमलव प्रसार। ठीक है, तो दशमलव प्रसार बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। पहला दशमलव प्रसार कौन सा है, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा कौन सा है, अशांत दशमलव प्रसार। 2 तरह के कौन से हो गए, एक तो हो गया शांत दशमलव प्रसार, दूसरा हो गया अशांत दशमलव प्रसार, जिसे हम अनवसानी दशमलव प्रसार भी कहते हैं। अनवसानी दशमलव प्रसार या अशांत दशमलव प्रसार। पहले हम बात करेंगे शांत दशमलव प्रसार के बारे में। शांत दशमलव प्रसार होता क्या है, वे दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद कुछ स्थान बाद प्रसार रुक जाता है, शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। दशमलव के बाद संख्या चलते चलते एकदम से खत्म हो जाती है, दशमलव के बाद में कुछ स्थान चलने के बाद, 1 स्थान चलने के बाद या 2 स्थान चलने के बाद या 3 स्थान चलने के बाद, तो उसका जो दशमलव प्रसार बोलेंगे तो वो क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार। तो इसके अंदर उदाहरण है जैसे 0.3, दशमलव के बाद 1 अंक तक चलने के बाद ये प्रसार खत्म हो गया। इसी तरह से 5.25, दशमलव के बाद 2 स्थानों तक ये प्रसार चला। इसके अलावा 3.764, दशमलव के बाद 3 स्थानों तक, 0.005, दशमलव के बाद 3 स्थान है। इसी तरह से 11.231, ये भी दशमलव प्रसार है हमारा शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये कुछ उदाहरण है शांत दशमलव प्रसार के। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे कि शांत दशमलव प्रसार वो प्रसार होता है जिसमें दशमलव के बाद आने के कुछ स्थान आने के बाद में प्रसार खत्म हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, शांत दशमलव प्रसार को बड़ी आसानी से भिन्न संख्या यानी p/q के रूप में बदला जा सकता है। कोई भी शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है उसे हम आसानी से बदल सकते हैं बटे के रूप में, p/q की फॉर्म में। क्या करना होगा, हमें दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं हर में 1 के आगे उतने शून्य लगाकर दशमलव चिन्ह को हटा सकते हैं। हर में आपने देखना है कि क्या करना होगा, 1 लिखना है और उसके आगे 0 कितने लगाने हैं, जितने दशमलव के बाद अंक होते हैं। जैसे उदाहरण ले लें हम 1.35, तो दशमलव के बाद में कितने अंक हुए, 2। तो इसका जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या लिखेंगे, दशमलव के बाद में 2 अंक हैं तो इसका दशमलव प्रसार होगा 1.35 का क्या उत्तर आएगा, दशमलव तो हटा देंगे, ऊपर बन जाएगा 135, नीचे क्या बनेगा, दशमलव के स्थान पर 1 आ गया और 1 के बाद में 2 अंक हैं, दशमलव के बाद में 2 अंक है 3 और 5, तो 2 0 लग जाएंगे, 135 के बटा में 100 आ जाएगा। अगर 1 अंक होता तो 10 लगता, 2 अंक होते हैं तो 100 लगेगा, 3 अंक है तो 1000 लगेगा, 4 अंक होंगे तो क्या लगेगा, 10,000 लगेगा। इस तरह से हमने ध्यान देना है। ओके, अब एक और उदाहरण है हमारे पास 2.469, 2.469। इसमें भी आप देखो दशमलव के बाद में 3 अंक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2.469 का दशमलव के बाद 3 अंक है तो बटा में लगेगा 1000, और ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, दशमलव चिन्ह को हटा देंगे, 2469 बटा 1000।
तो यहाँ पर बात लिखी हुई थी कि दशमलव के बाद में जितने अंक होते हैं उतने अंक को काउंट करते हुए हर में एक के आगे उतने ही जीरो लगा देते हैं। ये भी ध्यान रखना कि हमें अगर 7 दशमलव प्रसार दिया हुआ है तो उसको बटे के रूप में P बटा Q के रूप में बिना किसी ज्यादा कैलकुलेशन के आराम से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमने दशमलव संख्याओं का याद रखना है कि अगर 7 दशमलव प्रसार है तो परिमेय संख्याओं P बटा Q का दशमलव प्रसार 7 प्रकार का होता है यदि हर हर यानी कि Q के गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n रूप के हों। जैसे हमें किसी जगह पर एक संख्या दे दी 5 बटा 28, या दे दिया हमें 11 बटा 25, या दे दिया हमें 30 बटा 525, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, 7 है या नहीं है। तो हमने हर के गुणनखंड करने हैं, हर के क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो अगर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n वाला गुणनखंड रूप आ गया, कहने का मतलब गुणनखंड करेंगे नीचे वाली बटे वाली संख्या का हर का, तो 2 और 5 के गुणनखंड होने चाहिए, उसके अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तब तो वो दशमलव प्रसार 7 है। अगर ऐसा नहीं है तो वो दशमलव प्रसार 7 नहीं है। तो फिर वो दशमलव प्रसार कौन सा होगा, दूसरे वाला अशांत दशमलव प्रसार के अंदर काउंट होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो। अब हमारा दूसरा जो प्रकार है वो देखो अशांत दशमलव प्रसार, जिसे हम अनवसानी दशमलव प्रसार भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, वे दशमलव प्रसार जिनमें दशमलव अंक के बाद प्रसार रुकता नहीं है, दशमलव के बाद प्रसार रुकता नहीं है, अर्थात दशमलव प्रसार बिना समाप्त हुए आगे बढ़ता रहता है। दशमलव प्रसार कभी खत्म ही नहीं होता, पॉइंट के बाद में आगे अंक चलते ही रहते हैं। शांत में तो क्या था, दशमलव प्रसार पॉइंट के कुछ स्थान चलने के बाद रुक जाता है, लेकिन इसमें रुकेगा नहीं। अशांत दशमलव प्रसार या अनवसानी दशमलव प्रसार कहलाता है। अब इसके हम उदाहरण देखेंगे, उससे पहले ये 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं, पहला है अशांत आवर्ती यानी अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, और दूसरा है अशांत अनावर्ती, अनावर्ती यानी अनवसानी अनावर्ती भी कह सकते हैं इसे, दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार या अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार या अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब हमें इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ना है। हमारा पहला पॉइंट होगा इसमें अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। ये किस प्रकार का प्रसार होता है, इसको समझिए। देखो, इस प्रकार के दशमलव प्रसार में दशमलव अंक के बाद किसी स्थान से एक या एक से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति होने लगती है जो कभी समाप्त नहीं होती है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है अशांत आवर्ती, आवर्ती का मतलब बार बार आना, रिपीट होना। तो ऐसे दशमलव प्रसार जिसमें कोई अंक या अंकों का समूह बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहेंगे। उदाहरण देखेंगे इसका, जैसे कि 0.2323232323 ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है, 0.23 फिर 23 23 23 23 यानी रिपीट होता जा रहा है, तो ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। एक और उदाहरण है 1.1467 467 467 डैश 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 डैश, ये भी लगातार चल रहा है, फिनिश नहीं हो रहा, एक जगह पे रुक नहीं रहा, और इसमें भी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। 4 6 7 पहले ये आया, फिर दोबारा से 4 6 7 आ गया, फिर 4 6 7 आ गया, फिर आगे फिर ऐसा ही चलता रहेगा। तो ये प्रसार कौन सा हुआ, अशांत आवर्ती अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। इसमें आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी है। अशांत आवर्ती संख्याओं के पुनरावर्ती खंड को रेखा बंधनी चिन्ह अर्थात बार लगाकर दर्शा सकते हैं। क्या लगाकर, जो हमारा पुनरावर्ती खंड है यानी जो जो अंक रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर हम रेखा बंधनी चिन्ह यानी बार लगाकर दर्शाते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिया 0.232323 डैश 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 चल रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें पुनरावर्ती किस अंकों की हो रही है, 2 की और 3 की, तो यहाँ हम लिखेंगे 0.23 और 2 3 के ऊपर एक रेखा बंधनी यानी कि बार लगा देंगे। इसको बार कह सकते हैं इंग्लिश में कहें तो, और हिंदी में कहें तो इसका रेखा बंधनी नाम होता है। ओके, 0.232323 रिपीट करते हुए अगर संख्या लिखी हुई है तो जो अंक रिपीट हो रहे हैं उन्हीं को एक बार लिखकर फिर उसके ऊपर एक बार लगा दो। ठीक है, इस बार का मतलब ये अंक बार बार आ रहे हैं।
एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे 1.2673737 डैश 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 हो रहा है। तो इसमें रिपीट कौन हो रहा है? 7 हो रहा है, 3 हो रहा है, 7 हो रहा है, 3 हो रहा है, 7 हो रहा है, 3 हो रहा है, रिपीट। तो उन्हीं अंकों के ऊपर लगाना है जो रिपीट हो रहे हैं, बाकी अंक वैसे ही आएंगे। 1.26, फिर 7 और 3 रिपीट हो रहे हैं, तो 7 और 3 लिख के उसके ऊपर एक बार लगा दिया। ओके। अब अशांत आवर्ती संख्याओं को भी भिन्न संख्याओं यानी p बटा q के रूप में बदला जा सकता है। अशांत आवर्ती संख्याओं को भी हम भिन्न संख्याओं के रूप में यानी बटे के रूप में बदल सकते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, इसको बदलने का मेथड क्या होता है वो बाद में पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं p बटा q रूप जो होता है का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती प्रकार का होता है यदि हर के गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n रूप के न हो। अगर ऐसा नहीं होगा, हर के गुणनखंड करने पर अगर ये नहीं आता है, 2 और 5 के अलावा किसी और संख्या के गुणनखंड आ जाते हैं, तो क्या कहेंगे कि उसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगा? अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती होगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रसार है अशांत अनावर्ती यानी अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती कह अनावर्ती कह दो या अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार कह दो। इसकी परिभाषा क्या है? इस प्रकार के दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद प्रसार समाप्त नहीं होता है और न ही अंकों की पुनरावृत्ति होती है। प्रसार तो समाप्त नहीं होता क्योंकि ये अशांत है, प्रसार समाप्त नहीं होगा, लेकिन इसमें एक बात आ गई कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। आवर्ती वाले जो होते हैं अशांत आवर्ती, उसमें तो अंक रिपीट होने लग जाते हैं, पुनरावृत्ति हो जाती है, इसमें पुनरावृत्ति नहीं होगी और न ही अंकों की पुनरावृत्ति होती है, यानी अंकों की पुनरावृत्ति इसमें नहीं होगी। तो देखो उदाहरण है 0.35745394560 आगे ये चल रही है, लेकिन हमें अब आगे नहीं पता भी क्या आएगा, और अंक कहीं पर रिपीट भी नहीं हुए, कोई पैटर्न नहीं बन रहा अंकों का रिपीट होने का। ठीक है, तो इस तरह का अशांत अनावर्ती है। फिर इसके बाद एक और संख्या है 1.23501425193 डैश 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 डैश। ये भी एक अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती प्रकार का दशमलव प्रसार है। अब इसमें भी याद रखना है कि अशांत आवर्ती संख्याओं को भिन्न संख्या यानी p बटा q रूप में नहीं बदला जा सकता। इनको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि पॉइंट के बाद में कितने जीरो लगने हैं वो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा या फिर खत्म भी नहीं हो रहा। अब याद रखना कि अपरिमेय संख्याएं जो है जैसे कि √2, √3, √5 या पाई आदि का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती प्रकार का होता है। तो याद रख लेना ये वाली जो संख्या होती है ना रूट के अंदर आती है, जो √2, √3, √5, √4 नहीं होगा। √4 तो एक परिमेय संख्या है क्योंकि √4 का वर्गमूल निकल कर 2 आ जाता है। √4 जो है उसकी वैल्यू आ जाती है 2, तो वो एक परिमेय संख्या है। √2, √3, √5 ऐसी जो संख्याएं होती है उनका वर्गमूल नहीं निकल पाता, और उनका वर्गमूल नहीं निकलता इसलिए उनको अपरिमेय संख्याएं में काउंट करते हैं। वर्गमूल तो आएगा लेकिन निश्चित मान नहीं आएगा, लगातार चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होएगा। ओके। इसके बाद ये पूरा जो अब हमने पढ़ा है दशमलव प्रसार, उसको एक्साई रूप में देख लेते हैं। सबसे पहले दशमलव प्रसार के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार, जिसे हम अनवसानी दशमलव प्रसार भी कह सकते हैं। शांत दशमलव प्रसार दशमलव के बाद में अंक रिपीट होना बंद हो जाते हैं, यानी कि संख्या खत्म हो जाती है। 0.3, 5.13, 6.147, 2.005 इस तरह के जो उदाहरण है वो सारे शांत दशमलव प्रकार के उदाहरण हैं। और अशांत दशमलव प्रसार के आगे 2 प्रकार कौन कौन सी है? एक तो है अशांत आवर्ती और दूसरा है अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती को हम बोल सकते हैं अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, और अशांत अनावर्ती को अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। और इसके उदाहरण में आवर्ती हो रही है यानी अंक रिपीट होंगे। 0.333333 रिपीट हो रहा है, डैश 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 चल रहा है आगे। 6.14141414 डैश 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 3.235 353535 ऐसे चल रहा है, रिपीट हो रहा है। लेकिन इसमें उदाहरण में देखो 1.43291537 डैश 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 ये आगे चल रहा है, लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा, अंक रिपीट नहीं हो रहे, दोबारा नहीं आ रहे। 2.040509145
अब 5 तो आया है, लेकिन 5 के बाद में आगे क्या आएगा नहीं बता सकते, क्योंकि 5 से पहले 4 है, इधर 5 एक और आया तो उससे पहले 0 है, तो पुनरावृत्ति नहीं हो रही। 0.001, 002, 003 ये भी एक अशांत अनावर्ती प्रकार का दशमलव प्रसार है। अब आप कहोगे कि सर ये तो रिपीट हो रहे हैं, 001 हो रहा है, फिर 002 हो रहा है, 003 हो रहा है, आगे 004 आएगा, फिर आगे 005 आएगा। तो बच्चों ये संख्या का एक पैटर्न तो बन रहा है, लेकिन एक जैसी संख्या रिपीट नहीं हो रही। 001, 001, 001, 001 अगर ऐसा होता तो हम उसको मानते कि ये एक दशमलव प्रसार ऐसा है जो अशांत भी है और आवर्ती भी है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान देनी है। अगला टॉपिक है हमारा अपरिमेय संख्याओं के हरों का परिमेयकरण। ये भी काफी अच्छा टॉपिक है, इससे संबंधित आपको आगे बड़ी कक्षाओं में भी ये टॉपिक काम में आने वाला है और आपके सिलेबस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, तो इसको समझिएगा। अपरिमेय संख्याओं के हरों का परिमेयीकरण किस तरह से किया जाता है। किसी दी गई संख्या का हर यदि अपरिमेय संख्या है तो इसके हर को परिमेय संख्या में बदलना हरों का परिमेयीकरण कहलाता है। अगर कोई संख्या है जिसका हर एक अपरिमेय संख्या है तो उस अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम क्या बोलते हैं, हरों का परिमेयीकरण कहते हैं। और इसका एक नियम होता है, वो नियम ध्यान में रखना है। ये किसी भी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलने का नियम है। किसी अपरिमेय संख्या तथा उसकी संयुग्मी संख्या का गुणा सदैव एक परिमेय संख्या होता है। यानी अगर कोई अपरिमेय संख्या है उसका गुणा हम उसकी संयुग्मी संख्या से कर दें तो क्या होगा कि उत्तर जो आएगा वो एक परिमेय संख्या आएगा। संयुग्मी संख्या क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। उपरोक्त नियम के आधार पर हम यदि हर का परिमेयीकरण करने हेतु अंश व हर के साथ हर के संयुग्मी का गुणा करते हैं। ठीक है, अब संयुग्मी संख्या को समझाता हूं। जैसे √2 है, इसका संयुग्मी क्या होगा, √2 अकेली संख्या है। अगर अकेली संख्या है और उसके अंदर √ है तो वो सेम ही संख्या क्या हो जाती है, संयुग्मी संख्या हो जाती है। √2 का संयुग्मी कौन होगा, √2 ही होगा। ठीक है, और अगर 2 √5 है उसका संयुग्मी ढूंढना है तो ये भी एक अकेली संख्या है, तो इसका संयुग्मी भी 2 √5 होगा। ओके, अगर अकेली संख्या है, चाहे वो √ में है, उसके गुणा में 2 लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, √ होना चाहिए बस। एक अपरिमेय संख्या है ये और इसकी संयुग्मी संख्या होगी सेम, एक जैसी होगी। ये मूल संख्या और उसकी संयुग्मी संख्या सेम है, परंतु अगर ये प्लस माइनस में आ जाता है, जैसे 2 + √3 का संयुग्मी पूछा गया है, तो दो संख्याएं हो गई, बीच में प्लस है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपने बीच में प्लस है उसको बस माइनस में चेंज करना है। अगर बीच में प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, केवल चिन्ह बदलना है, बस ये बात आपने ध्यान में रखनी है। किसी भी संख्या का संयुग्मी अकेली संख्या है तो सेम वही संख्या होगी, और अगर दो संख्याएं हैं प्लस और माइनस में तो चिन्ह बदलकर वो संख्या रिपीट हो जाती है। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, 5 - 2 √3 का संयुग्मी क्या होगा, तो अब यहाँ बीच में माइनस है तो इसकी जगह पर अब क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 5 + 2 √3। एक और उदाहरण जिसमें दोनों ही संख्याओं पे रूट लगा हुआ है, √2 + √7 का संयुग्मी, तो बीच में चिन्ह देखना है आपने, ये नहीं देखना किस पे रूट लगा है और किस पे नहीं लगा हुआ, बीच में आपके इसके निशान क्या है वो चेंज करना है बस। तो बीच में हमारा यहाँ पर प्लस का निशान है तो माइनस का निशान आ जाएगा, √2 - √7। और इसी तरह से √3 - 2 √2 का संयुग्मी क्या होगा, बीच में माइनस है इसको प्लस में चेंज कर दो, √3 + 2 √2। तो आपको पता लग गया ये वाली संख्याएं संयुग्मी हैं। अब इस संख्या का इस संख्या से जब गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा, तो वो क्या होगा, एक परिमेय संख्या। इस संख्या का इस संख्या से गुणा करेंगे, ये मूल संख्या है, ये संयुग्मी संख्या, दोनों का गुणा एक परिमेय संख्या होती है। तो इस नियम को उपयोग करते हुए हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किसी अपरिमेय संख्या के हरों का परिमेयीकरण किस तरह से किया जाता है। हम एक उदाहरण ले लेते हैं। हमारे पास उदाहरण है 1/√7 + 2 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। 1/√7 + 2 के हर का परिमेयीकरण करना है। आइए इसे हल करते हैं। पहले दी गई संख्या का हर नोट करो। दी गई संख्या ये वाली संख्या, इसका हर क्या है, ये एक तो अंश है, नीचे वाला हर है, तो हर क्या है इसका, √7 + 2। तो हर हमने यहाँ लिखा √7 + 2, और इसका हमें संयुग्मी लिखना होता है।
तो इसका संयुग्मी क्या होगा, बीच में प्लस की जगह माइनस लग जाएगा, √7 - 2। इसके बाद अंश व हर के साथ √7 - 2 का गुणा करने पर, ये इस संख्या के अंश व हर के साथ हमें √7 - 2 यानी इसके संयुग्मी का गुणा करना है। तो 1/√7 + 2 ये हमारी मूल संख्या थी। अब इसका हम गुणा करेंगे इसी संख्या के ऊपर नीचे, किसका गुणा करना है, इस वाली संख्या का, √7 - 2 का, जो संयुग्मी नंबर आया हमारा, तो ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। √7 - 2 का अंश के साथ गुणा, नीचे भी कर दिया गुणा, अंश और हर के साथ सेम संख्या का गुणा करेंगे तो अब क्या आएगा, देखो ध्यान से समझना। √7 - 2 का गुणा किससे हो रहा है, ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाली संख्या से करेंगे, तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों का गुणा होगा, तो √7 - 2 का 1 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करना यानी सेम नंबर आ जाएगा, √7 - 2। ठीक है, और इसके बटा में क्या आएगा बच्चों, बटा में एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, a + b a - b बराबर a² - b²। ये सर्वसमीका है हमारे पास, a + b a - b का मल्टीप्लाई a² - b² के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी देखो हमेशा ऐसा ही होगा, क्योंकि हम संयुग्मी ले रहे हैं, तो एक बार प्लस का सिंबल होगा तो दूसरी बार माइनस का सिंबल होगा, संख्या सेम है, बीच में प्लस माइनस का ही अंतर है, तो इसका नियम का पालन करना है, सर्वसमीका का उपयोग करना है हमने। तो a ये है, b ये है, तो a² - b² क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा √7 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। आगे हल करेंगे तो ऊपर वाली संख्या में कोई चेंज नहीं है, नीचे क्या आएगा, √7 का स्क्वायर तो होता है 7 और 2 का स्क्वायर होता है 4, 7 - 4, तो ये बन जाएगा, ऊपर वाला कोई चेंज नहीं है, नीचे आ जाएगा 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, √7 - 2/3। अब हर का हमने परिमेयकरण कर दिया, हर में देखो पहले √7 + 2 था, एक अपरिमेय संख्या थी, अब बटा में क्या आ गया, 3 आ गया, एक 3 एक परिमेय संख्या, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको परिमेयीकरण करना समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम बुक के क्वेश्चंस को आगे सोल्व करेंगे। हर के परिमेयीकरण का हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। हमारे पास एक उदाहरण है, 3/√3 + √2 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। काफी अच्छा प्रश्न है ये भी। तो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दी गई संख्या का जो हर है वो नोट करते हैं। हर क्या है, √3 + √2, √3 + √2, ये हमने नोट करा। और इसका संयुग्मी नोट करना होता है, तो इसका संयुग्मी क्या होगा, बीच में प्लस है तो बीच में माइनस लग जाएगा, √3 - √2। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अंश व हर के साथ इस संयुग्मी यानी √3 - 2 का गुणा करना है, दी गई संख्या के अंश व हर के साथ। तो करते हैं गुणा, 3/√3 + √2 था, इसको हमने एक बार दोबारा लिखा, अब इसके साथ हम गुणा करेंगे इसी नंबर का, इसी संख्या का, √3 - √2/√3 - √2। अंश के साथ भी गुणा हो गया, हर के साथ भी हो गया। अब ऊपर वाली संख्या में देखो 3 का गुणा हो रहा है इस पूरी संख्या से, 3 का गुणा इधर होगा, इन दोनों का बाद में करेंगे, पहले इन दोनों का देखो, √3 - √2 का गुणा कर रहे हैं 3 के साथ, तो 3 को हम ब्रैकेट में लिख के, 3 को अलग लिख के इस संख्या को ब्रैकेट में लिख के लिख सकते हैं। गुणा करना कोई जरूरी नहीं है, तो हमने लिख दिया 3 को अलग से और ब्रैकेट में लिख दिया √3 - √2, ये गुणा हो गया इनका। ठीक है, चाहो तो अंदर ये 3 का गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 3√3 और 3√2, ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, हमने 3 को अलग ही रख दिया। आगे बटा में क्या आएगा, तो बटा में ये सर्वसमीका यूज हो रही है, a + b a - b, तो a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b², a की जगह पर √3 है तो √3 का स्क्वायर आएगा, फिर माइनस b की जगह पर √2 है तो √2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर अगले स्टेप में हम चलेंगे, ये वाली संख्या दोबारा सेम रिपीट कर दी, और बटा में √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, और माइनस लगा के √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास ऊपर वाली संख्या सेम, और इसके बटा में 3 - 2 1, यानी बटा वाली संख्या यहाँ से खत्म ही हो गई, तो हम सीधा लिख सकते हैं उत्तर 3 ब्रैकेट के अंदर √3 - √2, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमने इसके हर का परिमेयीकरण कर दिया, बटा में 1 आ गया, यानी हर हमारा परिमेय हो गया, पहले यहाँ पे अपरिमेय था। ठीक है, के बाद अगला टॉपिक है 7 दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को p/q के रूप में लिखना। 7 दशमलव प्रसार वाली जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें बटा के रूप में लिखा जाना। वैसे मैंने ये आपको पीछे बता दिया था
फिर भी एक बार अपने रिपीट कर लेते हैं। देखो, किसी भी शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या को p बटा q के रूप में लिखना आसान होता है। हमें दी गई संख्या में दशमलव चिन्ह के बाद आने वाले अंकों को गिनकर उतने ही शून्य को बटा में 1 के साथ लगाते हैं। ठीक है, हम उतने ही शून्य लगा देते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमारे पास 3.51 लिखा हुआ है तो उसमें हम शून्य दशमलव के बाद में अंकों की संख्या देखेंगे कितनी है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो उसके हिसाब से हम लिखेंगे 3.51 को किसके बराबर, 351। पॉइंट हटा दिया, दशमलव हटा दिया, और बटा में कितने अंक लग जाएंगे, कितने शून्य लग जाएंगे, 2, क्योंकि 2 अंक है तो 1 के साथ में 2 जीरो लग जाएंगे, यानी 100 बन जाएगा। 351 बटा 100, 3.51 का मतलब हो गया 351 बटा 100। ठीक है, और इसी तरह से एक और उदाहरण है हमारे पास 12.4637। इसमें भी देखो दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है, 4 है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये दशमलव एक बार हटा दीजिए, 12 46 37 ये बन गया, दशमलव इसमें से गायब हो गया, और इसके बटा में क्या आएगा, दशमलव की स्थान पर तो 1 लग जाएगा, और उस 1 के साथ में कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये कब काम में आता है, जब शांत दशमलव प्रसार हो, दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद में संख्या खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है संख्या, जैसे 3.51, 12.4637, आगे अंक है ही नहीं, तो उसमें आप दशमलव चिन्ह को हटाते हुए बटा में उतने ही जीरो लगा देते हो 1 के साथ जितने दशमलव के बाद में अंक है, काउंट करके लगाना है, बस इतना ही काम है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा जो प्रकार आता है कि अशांत आवर्ती यानी अनवसानी आवर्ती संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखना। ये 2 नंबर का एक प्रश्न जरूर आता है बच्चों हर बार एग्जाम में। अशांत आवर्ती यानी जो रिपीट होते हैं नंबर, अशांत भी है लेकिन रिपीट हो रहे हैं, उसमें अंक रिपीट होते हैं। ठीक है, उस तरह की जो संख्याएं होती है उसमें क्या करना होता है, इसमें तो हमने अंक गिन लिए कि दशमलव के बाद में 3 अंक है, दशमलव के बाद में 4 अंक है, दशमलव के बाद में 2 अंक है, उतने ही जीरो लगा दिए बटा में 1 के साथ। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करना, अशांत आवर्ती में संख्या तो समाप्ति नहीं हो रही, संख्या रिपीट होती जा रही है, तो अंक हम जीरो काउंट करके नहीं लगा सकते, कुछ अलग तरीका होगा इनका। तो इनका तरीका क्या है, अशांत आवर्ती यानी अनवसानी आवर्ती संख्याओं को भी p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। इस प्रकार की संख्याओं में पुनरावर्ती खंड के अंकों की संख्या के आधार पर, पुनरावर्ती खंड कौन सा हुआ, जो अंक रिपीट हो रहे हैं, किसी संख्या में 3 अंक रिपीट होते हैं, किसी संख्या में 2 अंक रिपीट होते हैं, किसी में 1 ही अंक रिपीट होता है, तो जितने संख्याओं में अंक रिपीट हो रहे हैं ना, उसके आधार पर 10 100 1000 आदि का गुणा करते हैं। अगर 1 अंक रिपीट हो रहा है तो 10 का गुणा करेंगे, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 100 का गुणा करेंगे, 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 1000 का गुणा करेंगे। गुणा करके p बटा q के रूप में बदला जा सकता है। इस प्रक्रिया को समझने हेतु हम कुछ उदाहरण लेते हैं। अब वैसे आपको ये नियम समझ में नहीं आएगा, तरीका समझ में नहीं आएगा, उदाहरण करोगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। देखो, हम एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है 0.3333 डैश 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 को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये संख्या अशांत आवर्ती संख्या है जिसमें 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे, सबसे पहले देखो मान लेंगे संख्या को, जो भी संख्या उसे हम x मान लेते हैं। माना कि x बराबर क्या है, 0.333333 डैश 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 डैश, ये हमारी संख्या है। अब आपको एक कार्य और करना है, इस संख्या में रिपीट होने वाले अंक कितने हैं, कितने अंक ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो केवल इसमें 1 ही अंक रिपीट हो रहा है। इसमें रिपीट होने वाले अंक कितने हैं, 1, तो लिखेंगे पुनरावर्ती खंड में अंक। पुनरावर्ती खंड कौन सा है, जो रिपीट हो रहा है, 3 ही रिपीट हो रहा है केवल, तो पुनरावर्ती खंड में अंक 1 है। तो दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर, तो 10 का गुणा इधर x के साथ भी कर देंगे और बराबर में ये वाली जो संख्या इसके साथ भी 10 का गुणा कर देंगे, तो 10 गुणा ये पूरी संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब इधर इनका दोनों का गुणा होगा 10 और x का गुणा 10x, और बराबर में क्या करोगे, बराबर में बच्चों गुणा नहीं करना आपने केवल ये देखना है कि जितने जीरो हैं, जिसका हम 10 का गुणा कर रहे हैं, 100 का गुणा कर रहे हैं, 1000 का गुणा कर रहे हैं, तो उसमें जीरो लगा होगा, जीरो कितने हैं उतना ही ये दशमलव स्थान आगे चला जाएगा, ये दशमलव है ना आगे खिसक जाएगा। 1 जीरो है इसमें,
तो ये दशमलव स्थान एक स्थान आगे खिसक जाएगा, दशमलव जो है एक स्थान आगे खिसक जाएगा, बस ये ध्यान देना है। अगर यहाँ 100 होता तो ये दशमलव यहाँ से उठकर इस जगह पे आ जाता। ठीक है, तो अब यहाँ एक जीरो है तो ये दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.3.333। तो जीरो को पहले लिखने की आवश्यकता नहीं है, जीरो तो हमने इसलिए लिखा था दशमलव से पहले कोई अंक नहीं था। अब ये दशमलव यहाँ आ गया तो दशमलव से पहले 3 होगा। अब 0.3 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 ही लिख दो, तो ये बन जाएगा 3.3333 डैश 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 डैश। अब इसके बाद आपको एक काम करना है, यहाँ पर ध्यान देना है। ये 10x तो एज इट इज आ गया। यहाँ पर देखो ये वाली जो संख्या है ना, इसको हम इसमें से अगर घटाते हैं तो 3 उत्तर आता है। 0.3333 को अगर मैं इस पूरी संख्या में से घटा दूं तो 0.333 अलग ही रह जाएगा और ये 3 अलग रह जाएगा। तो 3 को हमने अलग लिख लेना है, 3 को हमने अलग लिख लेना है, और प्लस में ये वाली संख्या जो 0.3333 थी ना, इसको हमने पहले से x माना हुआ है। यहाँ पर 0.333 लिख लो चाहे लिखना है तो, नहीं तो ये x के बराबर है। तो यहाँ डायरेक्ट आप लिखना चाहो तो अलग अलग लिख दो, फिर अगले स्टेप में इसको लिख दो, ये तो 3 है और बराबर में आगे ये हो गया x, 3 + x। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये 10x, ये प्लस का x जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का x, और बराबर में आ जाएगा 3। 10x में से -1x करेंगे तो 9x बचेगा, 9x बराबर 3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/9, और 3/9 को हम आगे हल करेंगे तो x का मान आएगा 1/3। x की वैल्यू आ गई, x क्या था, यही तो संख्या थी 0.333। तो लास्ट में लिख देंगे अतः 0.333 डैश 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 बराबर में आ जाएगा 1/3। यानी इसका जो आंसर है वो 1/3 है। इसकी p/q की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/3 होगी। p/q फॉर्म इसकी 1/3 है। बात आई समझ में, 1/3। अगर आप 1 में 3 का भाग देंगे तो फिर से ये उत्तर आ जाएगा। आप भाग संक्रिया करके देखोगे ना तो ये सेम ही आंसर आएगा 1/3 का भाग करोगे तो। ओके, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण हमारे पास दूसरा है, संख्या दे रखी है 0.235, 3 और 5 के ऊपर बार लगी हुई है, यानी ये 3 और 5 बार बार रिपीट हो रहे हैं, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको भी हमने p/q के फॉर्म में लिखना है। तो लिखने के लिए स्टार्ट करते हैं सवाल। सबसे पहले हम इस संख्या को मान लेंगे कि ये x है, x बराबर 0.235, 5 और 3 के ऊपर बार है। अब ये बार हटाएंगे हम, तो जिन अंकों के ऊपर बार लगी हुई है वो अंक बार बार रिपीट होएंगे। 0.2, फिर आगे 3 5 3 5 3 5 3 5, आप लिख सकते हो कितनी मर्जी बार। ये x का मान आ गया, ठीक है। अब आप देखो पुनरावर्ती खंड में 2 ही अंक थे, तो लिख दो पुनरावर्ती खंड में अंक 2 अंक है, यानी कि दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर कितना आएगा, 100 का गुणा इस x के साथ भी होगा और बराबर में 100 का गुणा इस पूरी संख्या के साथ भी होगा, ठीक है। अब 100 का गुणा x के साथ करेंगे 100x बराबर में, अब यहाँ पर आप ध्यान दो, ये 2 0 है तो यहाँ दशमलव जो है वो 2 स्थान आगे जाएगा। दशमलव पहले यहाँ था, अब 2 स्थान आगे चल के यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये बन जाएगा 0.23.535353 ऐसे चलेगा। तो हम इसको 0.23 को 23 ही लिखेंगे, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, लिख देंगे 23.535353 डैश डैश डैश। चला गया ये आगे। अब आप देखो, इससे पहले वाले सवाल में हमने डायरेक्टली कर लिया था कि 23 को अलग कर लिया था और आगे बाकी संख्या को अलग लिख लिया था, लेकिन इस 23 को अलग करने पर बाकी संख्या इसके जैसी बनती नहीं है, नहीं बन रही। इसमें ये संख्या इस दशमलव के बाद वाली संख्या से मैच नहीं हो रही। यहाँ तो स्टार्ट हो रहा है 2 3 5, यहाँ हो रहा है 5 3 5, तो अंतर आ गया ना, इसमें अंतर आ गया। तो फिर हमने उस अंतर को खत्म करना है, तो इसको करने का एक सबसे आसान तरीका है कि आप इस संख्या में से ये वाली संख्या को माइनस कर दो। थोड़ा रफ कार्य कर लीजिए। रफ कार्य में आपने क्या लिखना है, ये वाली संख्या पहले यहाँ उठा के लिख दी, फिर जो हमने x मानी हुई संख्या थी उसको इसके नीचे लिख दिया। लिखते टाइम आपने ध्यान देना है दशमलव के सीध में दशमलव रखना है, बाकी अंक आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो, ये 5 5 घटा दिए 0, ये 3 3 है 0 आ जाएगा। ये 5 में से 5 घटाएंगे 0, 3 में से 3 घटाए 0, 5 में से 5 घटाए 0, 3 में से 3 घटाए 0, 5 में से 2 घटाए 0, सब में 0 0 आ रहा है। 5 में से 2 घटाए 3 आ गया, सॉरी, ठीक है। और 23 में से 0 घटाए 23, दशमलव की सीध में दशमलव 23.3 आ गया।
इन दोनों का घटाव करने पर कितना आया 23.3। और अब आप अगले स्टेप को करोगे घटाव कर लेने के बाद, इधर तो 100x था, बराबर में ये जो आंसर आया है वो लिखोगे और प्लस में आपने हमेशा ध्यान देना है, प्लस में हमेशा x लिख दोगे, x यानी कि ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो अगले स्टेप में आ जाएगा 23.3 प्लस में x, इसकी वैल्यू को x लिख दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये 100 तो इधर था ही, ये प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, 100x माइनस x तो बराबर में 23.3। तो x में से एक x घटाएंगे तो 99x बच जाएगा और बराबर में बच जाएगा 23.3। अब ये x की वैल्यू निकालनी है तो 99 चला जाएगा बटा में 23.3 बटा 99। और अब आपको पता है ये पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट हटाने का मतलब होता है नीचे बटा में एक जीरो लगा देंगे। वैसे तो 10 लगेगा पॉइंट के बाद में, एक अंक है तो 10 लगना चाहिए गुणा में, लेकिन क्योंकि पहले से संख्या लिखी हुई है सिर्फ हमने एक जीरो लगाना है। x की वैल्यू आ जाएगी 233.990, 233.990, अर्थात हमारा जो ये 0.235 संख्या थी इसका आंसर आ गया 233.990। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी अशांत आवर्ती संख्या को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको अभी तक का वीडियो अच्छे से समझ में आया है। वीडियो लेंथी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना हमारा पहला टारगेट है, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है। समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, कमेंट करना चाहें किसी बात के रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके कोई भी बात है आप अपने कक्षा 9th के मैथ्स के सिलेबस से संबंधित आप बात पूछ सकते हैं। बच्चों हमारे इस चैप्टर का जो अंतिम टॉपिक है वो है घातांक नियम। अंतिम प्रश्नावली जो है 1.5 प्रश्नावली, उसके अंदर इसके क्वेश्चन है, तो आप इस घातांक नियम से संबंधित भी अच्छे से आपको बातें पता होनी चाहिए, सभी इंपॉर्टेंट बातें। तो पहली बात आप ये समझिए कि कोई भी घातांक संख्या है जिसमें a की पावर n लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया a की पावर n, इसके लिए क्या होता है, आधार किसे कहते हैं, जो संख्या है मेन नीचे लिखी हुई संख्या है, और घात आपको पता ही है पावर को बोलते हैं, जो जितना ऊपर नंबर लिखा होता है वो घात होती है। तो आधार तो नीचे वाली संख्या है और घात ऊपर वाली संख्या है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपको घातांक नियमों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला नियम क्या है, जब आधार भिन्न भिन्न तथा घात समान हो, जब आधार तो अलग अलग हो और घातें एक जैसी हो। ठीक है, जब आधार एक जैसे ना होकर अलग अलग हो और घातें एक जैसी हो, तो उसमें आपको नियम याद रखना है पहला, कि अगर a की घात n गुणा b की घात n दे रखा है, a की घात n गुणा b की घात n, दोनों संख्याएं अलग अलग है लेकिन घातें एक जैसी है और बीच में गुणा का निशान है, तो बच्चों एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि जो एक जैसा होता है ना वो कभी नहीं बदलता। बस इस बात को आप याद रखना, एक जैसा है वो नहीं बदलेगा, अलग अलग है तो उसका कुछ और मान हो जाएगा। यहाँ एक जैसा कौन है, n, घात एक जैसी है तो ये नहीं बदलेगी, ये इतनी रहेगी। ठीक है, लेकिन जो आधार हैं वो अलग अलग हैं, तो आधार इनके बदल जाएंगे। आधार अब ये नहीं रहेगा, आगे जब कैलकुलेशन होएगी नियम लगेगा, आधार अब ना तो a रहेगा ना b रहेगा, क्या रहेगा, तो बीच में क्या निशान है, गुणा, तो आधार का गुणा कर देना है, a और b का गुणा हो जाएगा, a और b का गुणा, क्योंकि बीच में गुणा है तो गुणा करेंगे, और घात अब क्या लग जाएगी, n लग जाएगी, ए बी की घात n हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a और b का गुणा ए बी और इसकी घात n। तो ये पहला हमारा जो सूत्र था कह दो, घातांक का नियम कह दो, और इस पे प्रॉपर्टी क्या लगी है कि जब आधार भिन्न भिन्न है घात एक समान है। और इसी का ही दूसरा नियम है बी पार्ट, जिसमें a की घात n, अब बीच में पहले भाग गुणा का निशान था, अब भाग आ गया, a की घात n भाग b की घात n, तो फिर से वही बात है कि घातें समान है तो घातें तो बदलेगी नहीं, बदलेगा कौन, आधार, आधार a भाग b है तो हम यहाँ पर लिख देंगे a और b के बीच में भाग का निशान और इसकी घात n, भाग का मतलब क्या होता है, बटा होता है, तो a भाग b को हम a बटा b भी लिख सकते हैं, a बटा b और इसकी घात हो जाएगी, टोटल घात n हो जाएगी, क्योंकि घात वही रहनी है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा जो आधार है इसमें कि जब घात समान हो, जब घात समान हो तथा जब घात समान हो, यहां गलत लिख दिया, जब घात समान हो तथा आधार भिन्न भिन्न हो। ठीक है, आधार यहां कर लेना, जब घात समान हो और आधार भिन्न भिन्न हो।
चेंज कर देते हैं इसे। क्या है बच्चों दूसरा पॉइंट, जब आधार तो समान है लेकिन घातें क्या है अलग अलग हैं। तो इसमें भी आपको दो नियम याद रखने हैं। पहला ए नियम है ए की घात m गुणा ए की घात n। ए की घात तो m है और गुणा में ए की घात n है। तो आप देखो आधार एक जैसे हैं, घातें अलग अलग है। तो पहले वाली बात ये आपको याद रखनी है कि जो एक जैसा होता है वो नहीं बदलता। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, एक जैसे हैं तो इनका कोई कैलकुलेशन नहीं होना, गुणा नहीं होना, भाग नहीं होना, कुछ नहीं होना। ये वही रहेगा जो है, ए तो ए ही रहेगा। घातों में ही अंतर होगा क्योंकि घातें अलग अलग है ना, तो घातों को ही बदलना है बस। घातें m और n है, इनके बीच में गुणा है तो गुणा को किस में बदल दोगे, प्लस में। घातों का जोड़ हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब a की घात m गुणा a की घात n हो, घातें एक जैसी न होकर अलग अलग है और आधार एक जैसे हैं, इनके बीच में गुणा होने पर घातों का जोड़ हो जाता है, योग हो जाता है। ठीक है। और दूसरा है नियम इसमें a की घात m भाग a की घात n। इसमें भी देखो घातें अलग अलग, आधार एक जैसे, बीच में भाग है। भाग हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आधार तो वही रहना है। आधार में हमें कोई चेंज नहीं करना, आधार अपना ही रहेगा वही a। यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a, तो जो उत्तर आएगा उसमें भी a ही रहेगा क्योंकि ये एक जैसा है। अब घातों का क्या करना है, तो हमने यहाँ पर जब गुणा था तब तो घातों का किया था जोड़। अब घात भाग आ गया बीच में, जब भाग आ जाता है तो घातों का क्या करना है, घटाव करना है। बीच में माइनस आ जाएगा, घातें घटेगी, पहली घात में से दूसरी घात माइनस हो जाएगी। ठीक है। तो याद रख लेना a की घात m गुणा a की घात n बराबर होता है a की घात m प्लस n, और a की घात m भाग a की घात n बराबर होता है a की घात m माइनस n। इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे ये। इसके बाद हमारा जो अंतिम इसमें है कि जब घात के ऊपर घात लगी हो, जब घात के ऊपर घात लगी हो, तो इसमें जैसे मैंने एक सवाल लिखा a की घात m और उसके ऊपर एक और घात n है, घात के ऊपर घात है, तो इसमें क्या करेंगे, घातों का गुणा कर देंगे। घात के ऊपर घात होने पर घातों का गुणा हो जाएगा, a की घात m गुणा n हो जाएगा, a की घात m गुणा n यानी a की घात mn। ठीक है। एक इसमें मैं नियम अपनी तरफ से एक और दे देता हूं, इसको मैं a मान लेता हूं, यानी कि इसको चलो एक चौथा नियम और दे देते हैं, ऋणात्मक घात का नियम। ऋणात्मक घात होने पर अगर कहीं पर घात माइनस में आ जाए तब क्या करना है, जैसे a की घात हमें दे दी माइनस, a की घात दे दी माइनस m, a की घात क्या है माइनस में दे दी, तब आपको क्या करना होगा, इस a का उल्टा करना है, व्युत्क्रम करना है। a का उल्टा क्या होगा, एक बटाए, एक बटाए, और इसकी घात हो जाएगी m, प्लस में हो जाएगी। किसी भी संख्या की अगर घात माइनस में दे रखी है तो उस संख्या को उल्टा कर दो, यानी उसका व्युत्क्रम कर दो, तो वो हो जाएगी घात प्लस में। ठीक है। तो ये था बच्चों चैप्टर संख्या 1, जिसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बिंदु है वो चेक कर लिए, एक एक करके मैंने आपको समझा दिए हैं। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया है। एक लाइक बनता है आप अगर करना चाहे तो।